बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे समाज शास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी का लिखित मॉडल पेपर। और लिखित मॉडल पेपर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे विश्वविद्यालय की जहाँ पर आपकी परीक्षा लिखित होनी है अर्थात सब्जेक्टिव होनी है, अर्थात आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आने हैं, तो वो प्रश्न कैसे होंगे और किस टाइप से उसके आंसर को आपको लिखना होगा, इन समस्त मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 2022 के छात्र छात्राओं के लिए, जो 2022 में बीए प्रथम सेमेस्टर है उनके लिए इम्पोर्टेंट तो होगा ही, और आने वाले जो हमारे छात्र छात्राएं होंगे 2023-24 में उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और भी आगे ये हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा बीए प्रथम सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दें, प्रश्नों के साथ ही साथ मैं प्रश्न के उत्तर को भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो अपने आप को ध्यानपूर्वक इस वीडियो में लगाएं, ताकि आपका पूरा का पूरा 100% अगर आपने मुझे इस सेशन के अंतर्गत दिया तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा थोड़ा सा बहुत थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ऊपर उठेगा, जिसके कारण से आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। और ख़ास करके परीक्षा के अंतिम समय में अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होता है तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से पॉजिटिव जो है चीज़ें आती हैं, आप बहुत सकारात्मक जो है एक प्रकार से परिणाम आप समझ लीजिए आएगा। तो वही आपको मोटिवेशन के साथ आपको क्लास देने का प्रयास लगातार शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ किया जाता रहा है। तो अगर आप लोगों को ये कार्य पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास वीडियो को। ओके, प्रत्येक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं कि जो कि महत्वपूर्ण है। और इससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है तो आपके लिए भी ये लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिखित होनी है तो उनके लिए तो है ही, चूँकि उनके लिए मैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर लिखा हूँ। लेकिन जो इसके उत्तर बताऊँगा, उत्तर में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न छुपे हुए होते हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले भी देखेंगे ताकि आपको जानकारी हो सके। और ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके हमने 4-5 मॉडल पेपर आपको दे दिया है ऑलरेडी, आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, लिखित वाला एक मॉडल पेपर सबसे पहले हमने डाला था। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो उस मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा। उसमें हमने जो है सबसे पहले वही वीडियो डाली थी जिसमें हमने लिखित मॉडल पेपर बताया था आपको। ओके, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और बीए प्रथम सेमेस्टर के जो है समाजशास्त्र से रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर 2022 समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2022 की बात कर रहा हूं। आपको बता दूं कि प्रश्न पत्र का आपके नाम क्या है। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है, इसीलिए सभी विश्वविद्यालयों की छात्र छात्राओं हेतु यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय, ये आपके पेपर का नाम है। इसको अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है। और आपको बता दूं, अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है इसका, तो आप लोग हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप आ चुका है जल्द ही आपके समक्ष। अब जब आप सेकेंड सेमेस्टर में होंगे तब आप लोगों के लिए उसमें कोर्स लॉन्च किया जाएगा। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट का ऐप जो है आपका लॉन्च हो चुका है फाइनली, और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी जा चुकी है। ओके, और यहीं आपको बता दिया जाए कि जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आपका पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। आपके खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न, बा से लघुत्तरीय और सा से दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो खंड आ होगा उससे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से आपको सभी प्रश्न करने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और लघुत्तरीय प्रश्न आपको 8 दिए जाएंगे, 8 में से आपको 5 करने होंगे। और 5 प्रश्नों के मतलब कि 5 प्रश्नों में से आपको प्रत्येक का जो उत्तर होगा आपको 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा लघुत्तरीय का। और जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जाएंगे तो आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन 4 में से आपको केवल और केवल 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया होती है पेपर की। पेपर आपका 3 घंटे का लिखा हुआ होगा। पेपर मतलब टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 25 + 75 रहेगा, अर्थात 75 रहेगा। इस प्रकार से पेपर का कैटेगराइजेशन रहेगा। पेपर जो होगा आपका दुभाषीय होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर जो है होगा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर लिखित होगा। ओके, आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में भी होता है। ओके, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र, और आपको अगर पूरा सिलेबस पढ़ना है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप लोग बीए फर्स्ट ईयर
पेपर 1 के नाम से हमने जो है 2021 में पूरा का पूरा सिलेबस लगभग इसके जो है 25 से 30 वीडियो पढ़ाई थी। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, लाइव क्लास हुई थी तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। 2022 में भी हमने लगभग 5-6 क्लास ली है आपकी, तो उस क्लास मतलब उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा जो कि हमने बोर्ड पर आपको पढ़ाया आप बाकायदा से खूब अच्छे तरीके से समझा करके। तो उन सभी क्लासेस को आप लोग अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो समाजशास्त्र क्या है भाई, सबसे पहले समझते हैं कि समाजशास्त्र है क्या। तो प्रश्न पूछा गया क्या कि समाजशास्त्र क्या है, आपको 50 शब्दों में लिखना है। अब समाजशास्त्र के बारे में सुनिए थोड़ा सा। समाजशास्त्र जो है इसकी बात की जाए तो एक विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है। किसका विज्ञान है? तो समाज का विज्ञान है। इसकी प्रकृति की बात की जाए तो समाजशास्त्र कुछ विद्वान मानते हैं कि विज्ञान है, कुछ विद्वान मानते हैं कि एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो हालांकि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान की ही श्रेणी में आता है और एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा जो है विज्ञान सामाजिक विज्ञान मतलब कौन सा जो है शास्त्र या फिर कौन सा विषय नवीन है या फिर नया है। तो आप बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान जो है मतलब कि जो ये समाज शास्त्र है वो एक प्रकार से क्या है, नवीन सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। और बात की जाए जैसे इसकी बात की जाए तो समाजशास्त्र का में क्या होता है कि मानव समाज का और सामाजिक जीवन का जो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना होता है, ये समाज शास्त्र का ही कार्य होता है। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो समाजशास्त्र का अर्थ हम बांट सकते हैं दो शब्दों में। इन सभी चीज़ों को हमने बताया है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर भी आपको बताएं ताकि आपके रिवीजन हो जाए। समाजशास्त्र आपका दो शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला है आपका सोशियस और दूसरा कौन सा शब्द है भाई, लोगस। तो समाज जो बना है वो सोशियस से बना है और जो आपका शास्त्र बना है वो लोगस से बना है। जो सोशियस आपका शब्द बना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो सोशियस शब्द बना है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि जो लोगस शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि सोशियस किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का है। आपसे पूछे लोगस किसका है, तो लोगस आपका ग्रीक भाषा का है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सोशियस का मतलब क्या होता है, तो सोशियस माने होता है समाज और लोगस मतलब होता है शास्त्र। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझे तो जो विज्ञान या फिर जो शास्त्र समाज का अध्ययन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो समाज का अध्ययन करने वाले मतलब विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ये बात, तो ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर समाजशास्त्र का अर्थ देखें तो मानव समाज के सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से किया जाने वाला जो मतलब कि इन सभी का जो अध्ययन करता है वही उसी अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। सिंपली ये परिभाषा। हालांकि मैक्स वेबर आपके, तो बात की जाए समाजशास्त्र की परिभाषा को लेकर के तो कभी कभी एग्जाम्स में आपसे समाज की परिभाषा पूछ लेता है समाजशास्त्र की। तो समाजशास्त्र की परिभाषा वैसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज़रूर आएगा। तो समाजशास्त्र की परिभाषा की बात की जाए तो मैक्स वेबर महोदय समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का उद्देश्यपूर्ण या फिर व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, ताकि सामाजिक की जो क्रिया विधि है या गतिविधि है जो सामाजिक, वो उनके परिणामों के सहित उन सभी चीज़ों की व्याख्या कर सके। ये मैक्स वेबर ने कहा, जबकि मैकइवर और पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इस जाल को ही हम समाज कहते हैं, ऐसा मैकइवर पेज ने बताया। हालांकि समाजशास्त्र की परिभाषा और अर्थ को लेकर के एक सेपरेटली वीडियो हमने बना दी है। अगर आप लोगों के पास अभी तो टाइम होगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, उसमें आपको समाजशास्त्र के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें हमने खूब बताया आपको कि समाजशास्त्र है क्या, समाजशास्त्र को अन्य विद्वानों ने कैसे क्या क्या समझाया है। समाजशास्त्र की शुरुआत कब होती है, एक विशिष्ट विषय के रूप में 1938 में प्रारंभ होता है। बात की जाए फ्रांस के अगस्त कॉम्टे थे, उन्होंने सर्वप्रथम जो है समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया और इस कारण से समाजशास्त्र का जनक माना जाता है अगस्त कॉम्टे को, यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है, अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। विश्व की बात की जाए तो एक पृथक विषय के रूप में विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसका अध्ययन प्रारंभ होता है 1876 में, फ्रांस में 1889 में, ग्रेट ब्रिटेन में 1907 में और भारत की बात की जाए तो भारत में 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय से प्रारंभ होता है। और खास करके बात की जाए अगर यूपी में तो यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ होता है समाजशास्त्र का अध्ययन। ओके, क्लियर होगी बातें।
तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन बड़ा फेमस है जो कि अरस्तु महोदय का है। ये भी जो है किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ये समाजशास्त्र के विषय में लगातार प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनता रहता है, तो इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। हालांकि समाज शास्त्र की परिभाषा को देते हुए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं, कुछ विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानते हैं, कुछ विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं, कुछ विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। जैसे आपके वार्ड हो गए, गिडिंग्स हो गए, ओडम हो गई, समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं। और जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानते हैं उनमें आपके एचपी फेयरचाइल्ड, जीएफ के मतलब क्यूबर हो गए, वार्नबीज हो गए। और जो आपके समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन मानते हैं उनमें आपके पार्क और बर्गेस हो गए, नोब्स हो गए, हाइन हो गए, फ्लेमिंग हो गई, जॉनसन हो गई, ये सब हो गए। और कुछ विद्वान वही हैं जो कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं, उनमें ग्लिन और ग्लिन का नाम आप ले सकते हैं, और गिन्सबर्ग का नाम ले सकते हैं, जॉर्ज सीमेल का नाम ले सकते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने वीडियो ऑलरेडी सेपरेट तरीके से बना रखी है, आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आगे हम समझते हैं और भी मुद्दों को। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है, समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है? समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है? तो समाज क्या होता है भाई और समुदाय क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। समाज और समुदाय क्या होता है, वही आपसे पूछा गया कि समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो समाज जो होता है, समाज को परिभाषित करते हुए एक व्यक्ति हैं गिन्सबर्ग, और गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का संकलन है जो अनेक संबंधों और व्यवहारों की विधियों के द्वारा क्या होता है, संगठित होता है, और उन व्यक्तियों से भिन्न होता है जो कि इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे नहीं होते हैं। तो समाज वही होता है। जबकि ईबी रेयूटर महोदय कहते हैं कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ये समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए बी रेयूटर महोदय कहते हैं। मैकाइबर को तो परिभाषा सबको पता होगी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया, आप प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि समाज और समुदाय में अंतर बताइए। तो हालांकि समाज की परिभाषा अगर हमने बता दी तो समुदाय की परिभाषा भी आपको जाननी पड़ेगी। समुदाय क्या होता है, विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो समुदाय की परिभाषा को देते हुए एक व्यक्ति है किम्बाल यंग, इनकी परिभाषा फेमस है। और इन्होंने कहा कि समुदाय जो होता है एक समूह होता है। और कैसा समूह होता है, तो कहा कि समुदाय एक ऐसा समूह होता है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान या एक क्षेत्र में रहता है और अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए सामान्य भौगोलिक केंद्र में प्रभावित होता है। मतलब कि उसी सामान्य जो भौगोलिक केंद्र होता है उसी से प्रभावित होता है, अर्थात एक स्थान पर रहता है और वहीं पर अपना सामान्य जीवन बिता देता है। कोई विशिष्ट या फिर कोई विशेष जीवन प्रणाली नहीं होती है कि किसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो आ करके कहीं पर से सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना सामान्य जीवन या संपूर्ण जीवन किसी एक स्थान पर बिता देता है, वही आपका समुदाय होता है। जबकि गिन्सबर्ग महोदय कहते हैं समुदाय की परिभाषा को देते हुए कि समुदाय जो होता है एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली वह समस्त जनसंख्या होती है जो सामान्य नियमों की व्यवस्था के द्वारा जीवन की अंतःक्रियाओं को प्रभावित कर साथ साथ जो है रहती है। आपको बता दें, अगर आपको विस्तार से या फिर आपको रिवीजन क्लास लेनी है तो 3 घंटे की हमारे चैनल पर पहले से एक रिवीजन क्लास अपलोडेड है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। लाइव क्लास हुई थी 3 घंटे की सोशियोलॉजी की, आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग उस 3 घंटे की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, समझ में आ जाएंगे उसमें सारी बातें आपको, उसमें हमने विस्तार से हर एक मुद्दे को समझाया है। ठीक, तो प्रश्न क्या है कि समाज और समुदाय में अंतर क्या है, आप समझते हैं भाई। तो पहला अंतर आप लिखेंगे कि समाज का कर्म स्थल क्या होता है, विशाल होता है और यह व्यापक धरातल पर काम करता है, कौन, समाज। जबकि समुदाय की बात की जाए तो इसका कर्मस्थल सीमित होता है और ये सीमित क्षेत्रों में, मतलब कि इसका जो दायरा होता है समुदाय का, ये सीमित होता है। दूसरा अंतर इसमें आप लिखेंगे कि समाज जो होता है औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है। औपचारिक माने होता है एक प्रकार से कानूनी या एक प्रकार से इसमें नियम कायदे सारी चीज़ें। और जबकि समुदाय की बात की, समुदाय के जो संबंध होते हैं अनौपचारिक रूप से भी हो सकते हैं। तीसरी बात की, समाज में व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है जबकि समुदाय में व्यक्तियों के उद्देश्य सीमित होते हैं। चौथी बात यह है कि समाज का कोई नाम नहीं होता है, इसे भौगोलिक विश्लेषण के द्वारा जाना जाता है समाज को। जैसे कि बात की जाए भारतीय समाज हो गया, यूरोपीय समाज हो गया। और जबकि समुदाय की बात की जाए तो समुदाय एक विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, हर एक समुदाय का अपना अपना एक विशिष्ट नाम होता है और यही जो नाम होता है समुदाय के लिए अपनापन व सहयोग बढ़ाता है कि हमारे समुदाय का है, हमारे जो है काम का है, ये चीज़ें। और पांचवी बात ये है इसका अंतर कि समाज के में जो होता है विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, अतः समाज विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल होता है।
जबकि समुदाय की अपनी एक खास संस्कृति होती है जिसे विशिष्ट संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, समाज और समुदाय में अंतर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर, संस्था के कार्य बताइए। संस्था के क्या कार्य होते हैं भाई? तो संस्था है क्या? संस्था के बारे में बात की जाए तो संस्था सामाजिक नियमों तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को संस्था कहते हैं, जो कि क्या करती है? ऐसी व्यवस्था जो कि क्या करती है? सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यक्तियों को अपने उद्देश्य पूरा करने की अनुमति देती है, उसी को हम संस्था कहते हैं। संस्था की बात की जाए तो संस्था जो है संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और अस्था। सम की बात की जाए तो सम मतलब होता है एक साथ, और अस्था माने होता है बैठना। ठीक है, तो मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? एक साथ बैठा बैठा हुआ है, फिर एक साथ बैठना। व्यक्तियों के एक साथ बैठकर कार्य करने से संस्था का बोध होता है। संस्था जो होती है उसके कार्य आपसे पूछा गया, आइए हम समझते हैं। संस्था का कार्य क्या है भाई? तो पहला कार्य आप लिखेंगे कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता प्रदान करती है कौन? संस्था। संस्थाएं क्या होती हैं? जो है एक प्रकार से ये स्वयं साध्य नहीं होती हैं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र होती हैं संस्थाएं, और ऐसा साधन जो कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति हेतु ये होती हैं। दूसरी बात ये कि दूसरा कार्य संस्था का ये है कि पद और इसका कार्य, मतलब पद और कार्य में जो है भूमिका अदा करने का काम भी ये संस्था करती है। और जो है कि और तीसरी बात ये है इसका कार्य कि अनुरूपता उत्पन्न करती है। अनुरूपता का तात्पर्य होता है एक रूपता से है, ठीक है, जो बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की होती है। संस्थाएं सभी व्यक्तियों के सामने समान आदर्श रखती हैं कि हाँ जो है सभी व्यक्ति हो, चाहे वो, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी समान है। ठीक। चौथा कार्य है कि व्यक्ति के कार्य को सरल बनाना भी संस्था का क्या होता है? कार्य होता है। तो ये कई प्रकार की चीज़ें जो हमने आपको बता दी संस्था के बारे में। संस्था के कार्य हो गए आपकी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शिक्षा के उद्देश्य बताइए। शिक्षा के उद्देश्य क्या है भाई? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न आ चुका है। शिक्षा का उद्देश्य बताइए, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शिक्षा का उद्देश्य, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। शिक्षा का उद्देश्य पूछा गया आपसे, तो शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप लोग थोड़ा सा गेस करेंगे कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, बताएं फटाफट से सभी लोग। शिक्षा के उद्देश्य को बताने का प्रयास करें। ओके, शिक्षा के क्या जो है उद्देश्य हैं, शिक्षा क्या है, एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके। और तो बता दीजिएगा शिक्षा के उद्देश्य में आप लिखेंगे। पहला उद्देश्य आप लिख दीजिएगा, एक व्यक्ति हैं खास करके उनका नाम मुझे ध्यान आ रहा है, गिलिन और गिलिन। जी हाँ, एक व्यक्ति हैं गिलिन और गिलिन, और गिलिन और गिलिन की बात की जाए तो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को बताया है, और उन्होंने कहा कि पहला उद्देश्य शिक्षा का ये होता है कि जैसे कि भाषा को लिखने के लिए, बोलने के लिए, या व्याकरण तथा गणित का ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य जरूरी है। दूसरा उद्देश्य इन्होंने बताया कि जटिल संस्कृति को समझाने के लिए ज्ञान प्रदान करना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तीसरा क्या होता है? बच्चे में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता पैदा करना भी शिक्षा का ही उद्देश्य होता है। चौथा उद्देश्य शिक्षा का होता है कि आर्थिक अनुकूलन के लिए प्रशिक्षण देना। ओके, और पांचवा जो इसका उद्देश्य आप लिख सकते हो, संस्कृति में सुधार एवं वृद्धि में योग कर देना भी शिक्षा का ही कार्य होता है। तो ये कई कार्य होते हैं शिक्षा के, जो कि हमने आपके समक्ष रख दिए। निश्चित तौर पर आपके जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपसे कभी कभी पूछे हिंदू धर्म में विवाह के उद्देश्यों पर चर्चा करिए, तो विवाह के जो है कई उद्देश्य हैं, जैसे कि यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति होती है विवाह के माध्यम से, आर्थिक सहयोग मिलता है विवाह के माध्यम से, बच्चों का पालन पोषण होता है विवाह के द्वारा। ये चीज़ें क्लियर हुई। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई? अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पांचवा नंबर, धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अवधारणा माने होता है अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट। तो जो है आपसे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, धर्म की जो है बारे में अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मीनिंग प्लस डेफिनेशंस। अर्थात आपको जब भी अवधारणा पूछी जाएगी एग्जाम्स में, आपको परिभाषा और अर्थ, सबसे पहले आपको अर्थ लिखना है, धर्म का अर्थ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में हेडिंग डालेंगे धर्म की परिभाषा। तो धर्म के अर्थ में आप लिखेंगे, शाब्दिक अर्थ लिखेंगे कि धर्म जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के ध्रुव धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना या बनाए रखना या पुष्ट करना। ये ध्रुव का अर्थ होता है, संस्कृत भाषा का धातु है ये। और धर्म की बात की जाए तो धर्म एक तत्व होता है, और ऐसा तत्व होता है जो कि संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए होता है।
जिसके बिना विश्व में कुछ भी संभव नहीं है, वही क्या है? आपका धर्म है। आप आगे लिख सकते हैं कि धर्म का शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में विभिन्न रूप में किया जाता है। जैसे भारतीय धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का कर्तव्य, स्वभाव, करने योग्य कार्य और वस्तुओं के आंतरिक गुण तथा पवित्रता से माना जाता है। जैसे कि पिता के कर्तव्य को पिता का धर्म कहा जाता है। उष्णा मतलब कि उष्णता अग्नि का क्या है? धर्म। मतलब कि अग्नि गर्म होती है, उसका क्या है? धर्म है। शीतलता बर्फ़ का धर्म होता है कि बर्फ़ का धर्म क्या है? कि वो शीतल रहे, ठंडा रहे। और बहना भी जो है पानी का धर्म होता है। तो ये सब धर्म माने गए हैं। तो हिंदू धर्म में जैसे कि कहते हैं ना कि तुम्हारा धर्म है, अपने धर्म से वंचित ना हो। धर्म का तात्पर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं पे कर्म से लिया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। एक व्यक्ति है टायलर, और टायलर महोदय धर्म की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में क्या है? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। तो आप परिभाषा में हेडिंग में लिखेंगे कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति मतलब कि आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। कथन किसका है? टायलर का है। ओके। आप एक और व्यक्ति का जो है उदाहरण दे सकते हैं। एक व्यक्ति हैं जेम्स फ्रेजर, और जेम्स फ्रेजर जो है इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। ये बात ओके, क्लियर हो गई इतनी बातें? तो निश्चित तौर पर आपके जो है चीज़ों क्लियर हुई होंगी। जो कि प्रश्न पूछा गया था वो हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो है 6वां नंबर, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में कोई 4 अंतर बताइए। तो आपसे एग्जाम से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले समझिए भौतिक संस्कृति यानी कि मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। ओके, आइए समझते हैं हम। तो भौतिक जो पहला अंतर ये होता है भाई क्या, कि भौतिक संस्कृति कैसी होती है? भौतिक संस्कृति आपकी मूर्त होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति जो होती है वो अमूर्त होती है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा अंतर इन दोनों में ये होता है कि भौतिक संस्कृति का रूप जो होता है क्या होता है? एकदम से सरल होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का जो एक प्रकार से जो रूप होता है वो क्या होता है? भौतिक संस्कृति से अपेक्षाकृत क्या होता है? जटिल होता है। तो भौतिक संस्कृति का रूप सरल होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का रूप क्या होता है? अपेक्षाकृत जटिल होता है। तीसरा अंतर आप लिखेंगे भौतिक और अभौतिक संस्कृति को लेकर के कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तनशीलता का गुण होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति की प्रकृति कैसी होती है? स्थिर होती है, अत्यधिक परिवर्तनशील नहीं होती है। चौथा अंतर आप लिखेंगे कि भौतिक संस्कृति की प्रगति का मापन किया जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का मापन नहीं किया जा सकता। और भी अंतर अगर आपसे पूछे तो और आप लिख सकते हैं। जैसे 5वां अंतर भी आप लिख सकते हैं कि भौतिक संस्कृति जो है भौतिक संस्कृति वैकल्पिक होती है। मनुष्य आवश्यकता अनुसार ही भौतिक जो है वस्तुओं का उपयोग कर सकता है। अभौतिक जो संस्कृति होती है तो अभौतिक संस्कृति में बाध्यता का गुण होता है। व्यक्ति को अपनी इच्छा के विपरीत भी जो है इसे स्वीकार करना पड़ता है, जरूरी नहीं कि वो अपनी मर्जी से करे। और 6वां अंतर आप बता सकते हो कि भौतिक संस्कृति मानव के द्वारा बनाई जाती है, जबकि अभौतिक संस्कृति का विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान स्वतः ही हो जाता है। 7वां अंतर आप लिख सकते हो कि भौतिक संस्कृति व्यक्ति के बाह्य जीवन को प्रभावित करती हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति व्यक्ति के आंतरिक जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये कई चीज़ें, जैसे भौतिक संस्कृति में क्या क्या आता है भाई, 8वां अंतर लिखेंगे। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मकान हो गया आपका, यातायात के साधन हो गए, मोटरसाइकिल, हीरो होंडा, या फिर आप तमाम सारी जो है कंपनी के मोटरसाइकिल हैं तो वो हो गया आपका। और जैसे जो है संदेश वाहन के साधन, जैसे कि मोबाइल हो गया, तमाम सारी चीज़ें। उसके बाद में प्रेस वगैरह हो गए, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये तमाम सारे जो तत्व हैं ये सब भौतिक संस्कृति हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति की बात की जाए तो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आपका लोकाचार हो गया। लोकाचार कहीं पर आपको दिखाई पड़ता है ना? नहीं दिखाई पड़ता, तो वो अभौतिक संस्कृति हो गई। तो अभौतिक संस्कृति में से लोकाचार हो गया आपका, और कोई धर्म हो गया आपका, ये भी अभौतिक संस्कृति है। रूढ़ियाँ हो गई अभौतिक संस्कृति हैं। भाषा हो गई आपकी, विवाह हो गया, पर्व हो गया, कोई त्यौहार आ गया, या कोई कला आपके अंदर है, या कोई संस्कार आपके अंदर है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अभौतिक संस्कृति होती हैं। तो ये आपकी कैसी होती हैं? ये मेरे प्यारे दोस्तों आपकी जो है ऐसी होती हैं जो कि जिनको आप ना तो टच कर सकते हैं, ना तो आप इसको देख सकते हैं। आप धर्म को देख सकते हैं, नहीं। आप भाषा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। आप जो है लोकाचार देख सकते हैं, नहीं। रूढ़ियों को आप देख नहीं सकते। जो रूढ़ियाँ चली आ रही है उनको आप महसूस कर सकते हैं, उन पर आप जो है रिएक्ट कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनको आप देख से नहीं सकते, ना तो उसको छू सकते हैं। जबकि आप जो मकान को छू सकते हैं, अपने अपने मोबाइल फ़ोन को छू सकते हैं,
आपके पास जो कुछ भी एक प्रकार से सामान दिखाई पड़ रहा है वो सारे के सारे सामान क्या हैं, वो भौतिक संस्कृति हैं। ओके, और जो आपके आसपास विचार हैं वो सारे के सारे विचार क्या हैं, अभौतिक संस्कृति हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो भौतिक संस्कृति आप लिखेंगे नवावंतर कि भौतिक संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति को ना तो हम देख सकते हैं ना ही डोंट टच एंड डोंट सीन इज कॉल्ड अनमटेरियल या फिर नॉन मटेरियल कल्चर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अर्थात अभौतिक संस्कृति वे होती है जिसको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, जबकि भौतिक संस्कृति वे पदार्थ होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। ठीक, अभौतिक संस्कृति को क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। समझ में आ गई बातें। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। सभी लोग 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपके समक्ष है कि संघर्ष जो होता है उसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। संघर्ष का अर्थ क्या होता है। संघर्ष की बात की जाए भाई तो संघर्ष एक मौलिक, असहगामी एवं सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया होती है। संघर्ष को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं भाई, कन्फ्लिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट। संघर्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट। समाज में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो सहयोग होता है, ये तो एक तो क्या होता है, आपका संघर्ष होता है। या तो आपके पड़ोसी आपको देख करके जलेंगे और या तो आपके साथ में आपका सहयोग देंगे। अगर जल रहे हैं तो आपका क्या कर रहे हैं भाई, तो अगर आपसे मान लेते हैं जल रहे हैं तो मान लीजिए आपका आपसे संघर्ष हो रहा है उनका खूब अच्छे तरीके से। ठीक, या फिर जैसे कि कोई दो पीढ़ी है, आपके पिताजी के विचारों में और आपके विचारों में जब क्या होता है, टकराव होता है, तो वो संघर्ष होता है। जबकि जब दोनों में क्या होता है, दोनों अगर पिताजी ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, तो पिता लड़के ने भी कहा हाँ हाँ पापा ये ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये सहयोग होगा कि हाँ पापा ने कोई बात कही और हमने उसका सहयोग कर दिया। तो ये एक प्रकार से सहयोग होगा समाज में। ठीक है, यही होता है और बाकी कुछ ये नहीं होता कि हाँ सहयोग संघर्ष बहुत जटिल शब्द है या कठिन शब्द है, आपको समझ में नहीं आएगा, ये बात है। ओके, आप लिखेंगे कि सामाजिक संबंधों में भी संघर्ष हमेशा मौजूद रहता है। जब कोई व्यक्ति या समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी व्यक्ति को हानि पहुंचाने, नष्ट करने, उसके हितों को चोट पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो इसे संघर्ष कहते हैं। संघर्ष में शक्ति, हिंसा तथा प्रतिकार का सहारा भी लिया जाता है। सामाजिक संघर्ष वे मतलब सामाजिक संघर्ष में वे सभी कार्य जो है कलाप सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें क्या होता है, मनुष्य किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के लिए विरुद्ध संघर्ष करते हैं। और संघर्ष के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, आप लोग उनको सुनिए। हालांकि अर्थ तो हो गया इसका। तो एक व्यक्ति, मैकाइवर पेज आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस नाम है। उन्होंने संघर्ष की परिभाषा को देते हुए कहा कि सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित लिए जाते हैं जिनमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। गिलिन कहते हैं संघर्ष की परिभाषा को देते हुए कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधी को प्रत्यक्ष तौर पर हिंसा या हिंसा की चुनौती देकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। ये बात हो गई। ओके, तो आगे बढ़ा जाए तो ये होता है संघर्ष। संघर्ष की बात की जाए तो संघर्ष के कई रूप होते हैं, व्यक्तिगत संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष हो गया आपका, जातीय संघर्ष हो गया, प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष, कई प्रकार के संघर्ष होते हैं। तो ये हमने आपको समझा दी। ओके, संघर्ष का परिणाम अगर आपसे पूछे, संघर्ष के कई परिणाम होते हैं जैसे कि समूह की एकता भंग हो जाती है, समाज व्यवस्था के लिए बाधा उत्पन्न हो जाती है संघर्ष से, धन व जन की बर्बादी होती है, युद्ध का कारण संघर्ष बन सकता है, संघर्ष व्यक्तित्व के जो है स्वरूप विकास के लिए जो है हितकर नहीं है अर्थात अहितकर है, तनावपूर्ण स्थिति पैदा करता है कौन, संघर्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 7वां नंबर प्रश्न है, प्रतिमानों के प्रकार बताइए। प्रतिमानों के प्रकार बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रतिमान के प्रकार पूछा गया है। प्रतिमान क्या होते हैं और प्रतिमान के प्रकार। हालांकि प्रतिमान क्या होते हैं इसको नहीं पूछा गया, प्रतिमान के प्रकार पूछा गया है। आइए समझते हैं आखिरकार प्रतिमान क्या होता है और प्रतिमान के प्रकार क्या होते हैं। ओके, तो प्रतिमान की बात की जाए, खास करके प्रतिमान की बात की जाए तो प्रतिमान क्या होता है भाई, प्रतिमान क्या होता है, प्रतिमान जो होता है आपका, जैसे समाज में कोई चीज़ फिक्स कर दी गई कि समाज में ये चीज़ है, तो सबसे पहले हम समाज की जो है सामाजिक प्रतिमान की परिभाषा आपको बता दें। सामाजिक प्रतिमान वे आदर्शात्मक नियम होते हैं
जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित कर उस व्यवहार को सामाजिक मान्यता प्राप्त कराते हैं, वे क्या होते हैं? सामाजिक प्रतिमान होते हैं। एक व्यक्ति हैं मैकाइबर, और मैकाइबर कहते हैं कि उन सामाजिक प्रतिमान के बिना निर्णय का भार असह्य होगा तथा आचरण की तरंगें पूरी तरह से बौखला देने वाली होंगी। यह वक्तव्य जो है स्पष्ट कहता है कि सामाजिक प्रतिमान हमें सहज रूप से यह आभास करा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि बात की जाए, एक विद्यार्थी को सुबह उठने से देर रात होने मतलब कि देर रात में सोने के समय तक किस प्रकार का व्यवहार किस प्रकार की परिस्थिति में करना है, इसका निर्देश उसे सामाजिक प्रतिमान अर्थात सामाजिक मानदंड या सामाजिक मापदंड जिसे कहते हैं, एक ही बात होती है, उसके द्वारा प्राप्त होता है। समाज में क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, समाज में क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बात जो है किसके द्वारा हमको पता चलती है? सामाजिक प्रतिमानों के द्वारा। किसी समाज में चोरी करना बुरा है, किसी समाज में चोरी करना अच्छा है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी समाज में आप देखेंगे कि जैसे कि जो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है सही है, किसी समाज में गलत है। तो में किस समाज में सही किस समाज में गलत है, वो वहाँ का मापदंड जो होता है उसके हिसाब से डिनोट होता है, उसके हिसाब से दिखाई पड़ते हैं। ओके, तो सामाजिक प्रतिमान के बारे में हमने आपको बता दिया। जो है प्रतिमान के प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। आइए हम सामाजिक प्रतिमान के प्रकार को समझते हैं कि सामाजिक प्रतिमान के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। वैसे बात की जाए तो समाजशास्त्र की पुस्तकों में प्रतिमानों का कोई प्रमाणिक वर्गीकरण जो है नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अनेक प्रतिमानों के रूप जो है हमारे सामने आते हैं। उनमें तीन प्रकार हम लोग देखते हैं, और तीन प्रकार पहला जो होती है कुछ जन रीतियाँ होती हैं जिनके अनुसार मतलब कि जिनके आधार पर हम जानते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो रीति जन रीतियाँ चली जा रही हैं कि आपके पिताजी ने जो करी हैं उसको आप भी करेंगे। कुछ रूढ़ियाँ हैं जैसे कि आपके जो है विचार, आपके घर के कुछ विचार रहे हैं तो उसी विचार पर आप भी चलें। आपके समाज का कुछ विचार है तो उसी समाज का विचार जो है सभी लोग करेंगे। तो ये क्या होता है, इसके हिसाब से प्रतिमान निर्धारित होते हैं। और चौथा जो है दूसरा हो गया आपका। तीसरा क्या होता है आपका विधान। पहला क्या जनरीतियाँ, दूसरा रूढ़ियाँ और तीसरा विधान। ये तीन प्रकार के आपके प्रतिमान हो सकते हैं। तो ये बात हमने आपको दी। प्रतिमान के जो है प्रकार हमने आपको समझा दिए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके समझ 9वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता के मुख्य परिणाम क्या होते हैं? सामाजिक गतिशीलता के मुख्य परिणाम क्या होते हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक गतिशीलता के मुख्य परिणाम क्या होते हैं? सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात की जाए तो सामाजिक गतिशीलता क्या होती भाई? तो सामाजिक एक व्यक्ति हैं बोगाडर्स, बोगाडर्स महोदय सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। अगर आप सामाजिक किसी भी पद पर हैं और उससे आप जो है स्थानांतरण होता है आपका, या आपका पद चेंज होता है, तो वही आपका क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता होती है। जबकि फिशर महोदय कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक पद या स्तर से दूसरे में गति करने को कहते हैं। एक पद पर आप हैं, अगर दूसरे पद पर आपका प्रमोशन हो गया, डिमोशन हो गया, तो दोनों स्थिति में आपकी क्या है? गतिशीलता है। जबकि हार्ट और हांट कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना होता है। चाहे आप ऊपर बढ़ें चाहे आप नीचे बढ़ें अपने पद से, वही आपका क्या होता है? वही आपका क्या होता है भाई? वही आपका सामाजिक गतिशीलता होती है। सामाजिक गतिशीलता आपकी समझ में आ गई? तो आप लिखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक पद, स्थान या व्यवसाय त्याग कर दूसरा पद, दूसरा स्थान या दूसरा व्यवसाय ग्रहण करने से होता है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जो कि हमने आपको बता दी। तो ये समझ में आ गई बातें। सिंपल सी परिभाषा है, आप किसी पद पर हैं और उस पद से आप चाहे आप जो है किसी ऊंचे पद पर चले जाएं और चाहे कोनो नीचे पद पर चले जाएं। आप मान लेते हैं दरोगा हैं, अब दरोगा से अगर आप जो है और ऊपर जो है बढ़ते हैं, आप मान लेते हैं कि एसओ बन जाते हैं, तो आपका जो है प्रमोशन हो गया, तो भी तो क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता। अगर मान लेते हैं आप सिपाही हो गए जो है उससे दरोगा से, तो भी आपका क्या है? तभी आप सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत आ जाती हो। चीज़ें क्लियर हो गई। सामाजिक गतिशीलता के अगर कारण पूछे आप तो कई कारण हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी आविष्कारों की बहुलता, शिक्षा में प्रसार, ज्ञान और कुशलता में वृद्धि के कारण से, उच्च पद पाने की इच्छा, उच्च पद दिलाने की प्रेरणा, अर्जित गुणों में वृद्धि, गत पेशे से असंतोष, अर्जित गुणों में वृद्धि, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। पूछा क्या जा रहा है? सामाजिक गतिशीलता के मुख्य परिणाम अर्थात सामाजिक गतिशीलता के क्या परिणाम होते हैं बाद में।
पहला परिणाम आप लिखेंगे कि सामाजिक परिस्थिति में फेरबदल हो जाता है। दूसरा परिणाम ये निकलेगा कि सामाजिक अंतःक्रिया के ढंग में भी परिवर्तन हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता से। तीसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि मित्र मंडली में भी परिवर्तन हो जाएगा। चौथा परिवर्तन ये हो जाएगा कि नए नए सामाजिक संगठनों में स्थान आपको मिलेगा। और पांचवी चीज़ ये है कि धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन होगा। और छठवीं बात ये है कि जो है आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी निश्चित तौर पर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 10वां नंबर, विवाह की विशेषताएं बताइए। विवाह की क्या विशेषताएं हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है। विवाह की विशेषताओं को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, एग्जाम्स में आ सकता है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। विवाह के बारे में, विवाह से लगातार प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, तो विवाह के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है कि विवाह की विशेषताएं बताइए। समझते हैं विवाह के बारे में। विवाह आपने देखा होगा, विवाह कई प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के जो है विवाह बताए गए हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो विवाह को लेकर के जो है लेक्चर हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, आप लोग अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। हालांकि विवाह के बारे में बात की जाए तो विवाह के अर्थ को बताते हुए एक व्यक्ति हैं WHR रिवर्स, और वो कहते हैं कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ओके, मतलब कि उसे विवाह की संज्ञा दी जाती है, वो विवाह कहलाता है। विवाह बात की जाए तो जैसे कि कई प्रकार के एक मतलब कि संयुक्त परिवार में भी विवाह होता है। हालांकि विवाह की बात की जाए खास करके तो विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उद्दाह। विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदाह। उदाह माने होता है वधू को घर मतलब वधू को वर के घर ले जाना, इसी को उदाह कहते हैं। और विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर साहब हैं, वो कहते हैं कि विवाह की परिभाषा जो है यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग होता है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। ये परिभाषा विवाह को लेकर के जो है किसने बताई? लूसी मेयर महोदय ने बताई। अर्थात जो संतान होती है स्त्री और पुरुष से, उसको समाज वैधता प्रदान करता है कि हाँ ये बच्चा सामाजिक है। और अगर आप देखेंगे विवाह के पहले अगर किसी को जो है लड़का हो जाए या लड़की हो जाए तो उससे क्या होता है, सामाजिक वो उतना ज़्यादा जो है सामाजिक मानदंडों के खिलाफ बातें होती है, वो सामाजिक मापदंड या सामाजिक मूल्य या सामाजिक प्रतिमान के खिलाफ माना जाता है, इसीलिए उसको वैध संतान नहीं माना जाता है, उसको इसीलिए नाजायज़ संतान या फिर इस प्रकार से आप देखते होंगे कहा जाता है। तो ये चीज़ है, सामाजिक वैधता मिलती है किसके कारण से? विवाह संस्था, जब किसी विवाह संस्था के द्वारा जब दो जो है लोगों को इकट्ठा करा करके उसके बाद में जब उससे संतान की उत्पत्ति होती है, उसके बाद में उस संतान को वैधता अर्थात मान्यता प्राप्त हो जाती है समाज के द्वारा कि हाँ ये लड़का उनका है। तो ये चीज़ जो होता है विवाह संस्था के द्वारा ही होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि विवाह की विशेषताएं पूछा जा रहा है तो पहली विशेषता आप लिखेंगे कि विवाह समाज धर्म एवं कानून द्वारा स्वीकृत संस्था होती है। दूसरी बात लिखेंगे कि विवाह जो होता है इसके द्वारा पति पत्नी को यौन संबंधों की स्थापना का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात यह है कि विवाह समाज की क्या होती है? अनिवार्य और सार्वभौमिक संस्था होती है। किसी भी समाज में विवाह करना अनिवार्य होता है और सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल है, सभी लोग विवाह करते हैं। चौथी बात यह है कि स्थान समय एवं संस्कृति के आधार पर विवाह का स्वरूप परिवर्तित हो सकता है या निश्चित होता है कि हाँ किस समाज में कैसा होगा। और पांचवा ये बात है कि विवाह समाज विशेष की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का माध्यम है, क्योंकि यह परिवार की आधारशिला होती है। और छठवीं बात यह है कि विवाह परिवार की स्थापना के लिए समाज स्वीकृत माध्यम होता है। और सातवीं बात यह है कि विवाह व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गई बात इतनी। तो कभी एग्जाम्स में अगर प्रश्न पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं। हालांकि आपको बताएं कि अब आगे हम समझते हैं थोड़ा सा और मुद्दों को। अब यहाँ पर आपके समक्ष कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि लघुत्तरीय टाइप के हैं, केवल 5 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर देने। खंड बा है ये, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं या इन प्रश्नों के उत्तर आपको जो है देखने हैं तो आप लोग जो है खास करके अगर आप देख लेंगे जो मेरा जो है पूरा का पूरा वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो को देख लेंगे जो हम हमारा जो महासंग्राम वीडियो है। तो महासंग्राम वीडियो जो हमने बनाया है खास करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं इन प्रश्नों को आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध है, इसको स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से पूछा सकता है, आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। हालांकि अगर नहीं पढ़ पाते तो आप मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा
जो हमने वीडियो आपको समक्ष 3 घंटे वाली दी है वो वीडियो देख लीजिएगा। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में बता दिया गया है। कोई भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर देखेंगे, पशु समाज की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकते हैं ये सारे के सारे प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि 5वां नंबर, अंतः समूह और बाह्य समूह से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राह समदर ने इसका वर्गीकरण किया था अंतः समूह और बाह्य समूह का, इसके बारे में भी हमने बताया, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे, परिवार के समाजशास्त्रीय महत्व की व्याख्या कीजिए। क्या प्रश्न है? परिवार के समाजशास्त्रीय महत्व की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। वहीं 7वां नंबर प्रश्न है कि सामान्य और विशिष्ट धर्म में क्या अंतर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हालांकि सामान्य और विशिष्ट धर्म में अंतर की बात की जाए तो पहला अंतर ये होता है कि सामान्य धर्म का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है, जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, और इसी आधार पर इसे मानव धर्म भी कहा जाता है। जबकि विशिष्ट धर्म की बात की जाए तो विशिष्ट धर्म अपेक्षाकृत एक छोटे समूह अथवा एक विशेष सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार इसका क्षेत्र क्या होता है? अपेक्षाकृत सामान्य धर्म से क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और भी कई अंतर है, हम चर्चा कर लेंगे किसी दिन। आगे देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से में आ सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अर्थात सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ पढ़िएगा, परिभाषा पढ़ लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा। हमने महासंग्राम वाली वीडियो में 3 घंटे में सब बता दिया, आप लोगों को वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्य क्या है? सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको उसी में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, तो असामाजिक मूल्य के बारे में अगर आपको कुछ भी पता है तो आप लोग उसमें हेडिंग बता डालिएगा। जैसे मान लेते हैं अगर आपसे पूछा गया है भाई कि सामाजिक मूल्य क्या है, तो आप हेडिंग में डालेंगे सामाजिक मूल्य का अर्थ, उसके बाद में सामाजिक मूल्य की परिभाषा हेडिंग में, फिर उसके बाद में सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं हेडिंग डाल देंगे। तो ये 3 हेडिंग इसमें अगर हो जाएगी तो आपको एग्जामिनर नंबर अच्छे तरीके से दे देगा। ओके, आगे देखते हैं, जो है केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं। खंडसा से 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना, ये बात ध्यान रखेंगे। खंडशास्त्र से कैसे कैसे दीर्घ टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आपको बताते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि समाजशास्त्र की मतलब कि 10वां प्रश्न है पूरी के पूरे पेपर का। पहला प्रश्न दीर्घोत्तरीय का, समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए यह सिद्ध कीजिए कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थात इसमें प्रकृति को भी बताना है समाजशास्त्र के बारे में, और प्रकृति के साथ ही साथ स्पष्ट करना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर को लेकर के सेपरेटली एक वीडियो हमने समाजशास्त्र के बारे में समझा दिया। समाजशास्त्र की प्रकृति वाला वीडियो आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और कैसे उसमें हमने खूब अच्छे तरीके से आपको समझाया। तो वीडियो देख लेंगे, हो जाएगा आपका। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न 11वां नंबर, नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए तथा नातेदारी के प्रमुख प्रकार बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से में आ सकता है, तो आप लोग इस प्रश्न को भी पढ़ लीजिएगा। महासंग्राम वाले वीडियो में नातेदारी व्यवस्था के बारे में हमने समझा दिया है। ओके, जरूर नहीं, अब यहाँ पर भी बता दें, आप लोगों को वीडियो देख लीजिएगा। प्रश्नों को दिखा देता हूँ मैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपके आ सकते हैं। अगर आपकी किताब में है तो आप मतलब कि, या फिर आपकी जो सीरीज में है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा की परिभाषा दीजिए। प्रतिस्पर्धा माने कंपटीशन, तो इसकी परिभाषा दीजिए। इसके प्रकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से में आ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और एक मॉडल पेपर और इससे पहले हमने अवेलेबल करवा दिया था, तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, इसके बारे में आपको बताना था। सामाजिक स्तरीकरण की भी वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है, उसको भी देख लीजिएगा। एम ए क्रिकर यूट्यूब चैनल पर आपके मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। हालांकि अगर वहाँ पर नहीं मिलती तो सामाजिक स्तरीकरण के बारे में हमने 3 घंटे वाली जो वीडियो महासंग्राम है उसमें सभी चैप्टर के बारे में, मतलब कि जितना चैप्टर है आपके उसमें 3 घंटे में हमने सारे के सारे चैप्टर के बारे में समझा दिया है आपको। 14वां प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न आपके समक्ष की भूमिका की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा परिस्थिति की परिभाषा भी दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से आ सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इतने प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अब बता दूं आपको कि जियोग्राफी का पेपर जो लिखित वाला है, इसको 1.5 घंटे में हमने पूरे के पूरे जो है मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया है लिखित वाले को। तो आप इसमें हमने जो है जियोग्राफी में, हालांकि सोशियोलॉजी में हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर नहीं बताए हैं 8, लेकिन जियोग्राफी हमने 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताए हैं और 8 दीर्घ मतलब कि लघु उत्तरीय के बताए हैं। अर्थात 18 प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको बताया गया है, जो कि कुछ जो है आपके 8 लघु उत्तरीय के शामिल हैं 200 शब्दों वाले, और 50 मतलब कि 10 आपके जो है 50 शब्दों वाले हैं। ओके,
तो आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी का जिनका पेपर कल है या फिर जो भी है जिनका पेपर जिस भी डेट में है, तो आप लोग ज्योग्राफी वाले देख लीजिएगा। अगर आपकी परीक्षा लिखित होनी है तो आपको आप लोगों के लिए 100% ये जो है प्रश्न आएंगे, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। एक मॉडल पेपर इससे पहले ज्योग्राफी का भी और दे दिया है, तो 2 मॉडल पेपर आपके लिखित के हैं, 3-4 मॉडल पेपर आपके जो है ऑब्जेक्टिव के हैं। अगर सभी आप लोगों ने देख लिया, महासंग्राम वीडियो भी ज्योग्राफी की, अगर आप लोगों ने देख लिया, निश्चित तौर पर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नो डाउट आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और कोई आपको जो है रोक नहीं सकेगा एग्जाम्स में आपको अच्छे अंक लाने से। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।